नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, चुनावी फायदे के लिए हिंदू रीति रिवाज, भारतीय संस्कार और सनातन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की सिफारिश पर अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और भाजपा सांसद हेमा मालिनी को दिया। हेमा मालिनी यदि कांग्रेस या किसी दूसरे राजनीतिक दल में होती तो भाजपा धर्मेंद्र के मुसलमान बनकर दूसरी शादी को मुद्दा बनाकर छाती पीटने में कसर बाकी नहीं रखती। गौरतलब है कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी को कानूनी रूप देने के लिए अगस्त 1979 में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। निकाह के बाद मई 1980 में दोनों ने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली थी। धर्म परिवर्तन के बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान और हेमा मालिनी ने आयशा भी रख लिया था। इसके बाद मेहर 1,11,000 रुपये के साथ दोनों ने निकाह किया था। हिंदू संस्कारों पर हाय तौबा मचाने वाली भाजपा को धर्मेंद्र के शादीशुदा होते हुए भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर विवाह करने वाली हेमा मालिनी को लेकर भाजपा को कोई शिकायत नहीं रही। कारण साफ है, हेमा मालिनी के साथ जुड़े ग्लैमर से वोट बटोरे जा सकते हैं। यही काम कोई प्रतिद्वंदी कर लेता तो भाजपा को हिंदुत्व खतरे में नजर आता, किंतु इस मुद्दे पर भाजपा ने कभी ऐतराज जताना तो दूर बल्कि हेमा मालिनी के लिए पलक पावड़े बिछाने में कसर बाकी नहीं रखी। यही भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने सनातन और हिंदू धर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी पर ऐतराज जताया है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रही सुनवाई में केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से हिंदू धर्म और रीति रिवाजों के मामले में दखल नहीं देने का तर्क दिया गया है। इससे पहले भी हिंदुत्व की दुहाई देते हुए समलैंगिक संबंधों के मामले में भी भाजपा का विरोधी रवैया रहा है। पद्म पुरस्कार समारोह में खास बात यह रही, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ। सनी देओल और बॉबी देओल ने पुरस्कार समारोह से दूरी बनाए रखी। शायद परिवार नहीं चाहता होगा कि इस मौके पर लोगों को इस्लाम ग्रहण करके दूसरी शादी चर्चा का विषय बने। इसलिए हेमा मालिनी ने सफाई देते हुए कहा था कि धर्मेंद्र के परिवार को जानकारी है। इस मौके पर हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों का जिक्र तो किया, किंतु धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के परिवार से सनी देओल और बॉबी देओल का नाम तक नहीं लिया। वैसे पद्म पुरस्कारों में पक्षपात और मनमानी के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। केंद्र में जिस भी दल की सरकार रही है उसने पद्म पुरस्कारों में बंदरबांट करने में कसर बाकी नहीं रखी है। अब मौजूदा मोदी सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। सुनहरे पर्दे पर धर्मेंद्र की दमदार एक्टिंग से शायद ही किसी को इनकार हो, किंतु जहां तक राष्ट्रीय स्तर के सरकारी पद्म अवार्ड देने की बात है उसमें मनमर्जी के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र जैसे दूसरे अभिनेता सिनेमा में मौजूद नहीं रहे, किंतु उन्हें पुरस्कारों से नहीं नवाजा गया। धर्मेंद्र को पुरस्कार मिलने का एक बड़ा कारण हेमा मालिनी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बारामती में एक रैली के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह ने शरद पवार से प्रश्न किया था कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बारामती से उम्मीदवार और पवार की पुत्री सुप्रिया सुले ने शाह पर पवार के योगदान पर सवाल उठाने को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि वह भाजपा सरकार ही थी जिसने उनके पिता शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को 2017 में यह सम्मान दिया था। महाराष्ट्र में भाजपा की तत्कालीन सहयोगी पार्टी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना क्या गुरु दक्षिणा है। शरद पवार को देश के सबसे बड़े दूसरे नागरिक सम्मान दिए जाने पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। पीएम मोदी के उस ट्वीट का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने खुद शरद पवार की पार्टी को भ्रष्ट बताया था और एनसीपी का अर्थ लिखा था नेचुरली करप्ट पार्टी। पुणे की सभा में मोदी ने खुद कहा था कि शरद पवार उनके गुरु हैं और वे कई बार फोन करके उनसे सलाह लेते रहते हैं। यहाँ पवार तो एक उदाहरण है
संदर्भ तो यह है कि पद्म अवार्ड उन्हें दिया जाए जिनके नाम पर कोई उंगली भी न उठा सके, जो विवादों से परे हों और जिनकी समाज सेवा की संस्कृति समाज करे। एमआईएम नेता और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को वर्ष 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने के मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। ओवैसी ने कहा था, डॉक्टर जोशी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के आरोपी हैं, इसके बावजूद उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया जाना भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा को दर्शाता है। हालांकि बाद में जोशी सहित अन्य आरोपियों को इस आरोप से बरी कर दिया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को पद्मश्री सम्मान मिलने पर मशहूर फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल रशीद खान भड़क गए थे। रवीना को कला के क्षेत्र में उनके योगदान और 30 साल के फिल्मी सफर के लिए साल 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया था। यह सम्मान मिलने के बाद केआरके ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया था कि रवीना टंडन को आखिर किस टैलेंट या योगदान के लिए यह देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। भारतीय मूल के प्रमुख अमेरिकी सिख होटल व्यवसायी संत सिंह चटवाल को केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने वर्ष 2010 में व्यापार उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य राजनीतिक और सामाजिक हलकों से लेकर इस पर बड़ा भारी विरोध किया गया था, क्योंकि छठवाल पर बैंक धोखाधड़ी और लोन डिफॉल्ट के गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। साल 2015 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान होने के बाद 79 साल के सलीम जावेद ने जावेद अख्तर के साथ मिलकर दीवार, शोले, जंजीर और त्रिशूल जैसी कामयाब फिल्मों की कहानी लिखी है। जबकि जावेद अख्तर को पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों सम्मानों से नवाजा जा चुका है। ऐसे में सलीम खान को इस बात की टीस रही कि सरकार को इतने सालों बाद उनकी याद आई, लेकिन वो भी पद्मश्री के लिए। सलीम खान ने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोदी जी की सरकार का कि उन्होंने याद तो किया, पिछली सरकार को तो याद भी नहीं आया, लेकिन मैं यह सम्मान नहीं लूंगा। अब तक कुल करीब 12 लोग ऐसे हैं जो पद्म भूषण लेने से इनकार कर चुके हैं। इनमें 5 गायिका एस जानकीर ने भी पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह पुरस्कार उन्हें 5.5 दशक के लंबे कैरियर में देर से आया है। कृष्णा सोबती लेखिका हैं, साल 2010 में उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। एसआर शंकरन एक अधिकारी थे और उन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। राजस्थान के पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री और सर्वोदय कार्यकर्ता सिद्धराज ढड्डा ने साल 2003 में यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पत्रकार निखिल चक्रवर्ती भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दत्तोपंत थेगड़ी ने साल 2003 में यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। केशव महिंद्रा ने 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था। पत्रकार और सिविल सेवक रहे के सुब्रमण्यम ने भी 1999 में पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि पत्रकार और नौकरशाहों को सरकार से किसी भी तरह का पुरस्कार नहीं लेना चाहिए। मौजूदा दौर में जहां पत्रकार और टीवी चैनलों और अखबारों के मालिक पद्म पुरस्कारों के लिए सरकार के चरणों में लौटते हुए दिखाई देते हैं, वहीं ऐसे भी खुददार पत्रकार रहे जिन्होंने इस सम्मान को लेने से साफ इनकार कर दिया था। 1990 में पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने पद्म भूषण पुरस्कार को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि एक पत्रकार को उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी सरकार या राजनीतिक संगठन के करीब नहीं दिखना चाहिए। केंद्र में 1977 में तब जनता पार्टी की सरकार थी, जिसका बदला हुआ नाम आज भाजपा है, ने इन पुरस्कारों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए और इसे राजनीतिकरण करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। 1980 में नई सरकार बनने के बाद इन्हें फिर से शुरू किया गया। पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के कारण इन्हें 1993 से 1997 के बीच निलंबित रखा गया था। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद इन्हें बहाल किया गया था। एक आरटीआई याचिका से यह भी पता चला कि तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इन सम्मानों को
प्रदान करने के तरीके पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। तो दोस्तों, ये पुरस्कार कोई इतनी आसानी से ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ अपने फील्ड में नहीं, अपने फील्ड में महारत हासिल करने में नहीं, समाज की सेवा में नहीं, कला के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में केवल नाम कमाने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, बहुत सारे निजी संबंध होते हैं, बहुत सारे स्वार्थपरक नेताओं से रिश्ते होते हैं जिनके कारण यह सम्मान दिया जाता है। और इन सम्मानों को देने के पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक का गणित भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है, जो धर्मेंद्र को पुरस्कार देने के मामले में बिल्कुल साफ दिखाई दिया था। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।